का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर आप इंग्लिश के लिए कुछ करो, इसलिए मैंने शिंदे सर को इनवाइट किया। वैसे हमारे बहुत सारे बच्चे की अतुल सर की भी मांग थी, अतुल सर भी लेते रहते हैं लेकिन वो अलग सब्जेक्ट पे लेंगे थोड़ा सा। सर क्या करने वाले, आपको गुड मार्क या 100 आउट ऑफ 195 मार्क कैसे कवर करना चाहिए उसके बारे में सर आपको गाइडेंस करने वाले। आपको इस साल एक्टिविटीज लेवल पे पेपर आ चुका है तो पेपर बहुत इजी हो गया है ना सर, कि बच्चे कहते हैं कि सर हमको टेंशन आता है, कम दिन है, तो सर एक पूरी डिटेल में एक सीरीज ला रहे हैं। उस सीरीज में आप लोगों को राइटिंग स्किल, ग्रामर, एक्टिविटी सीट कैसी है, क्या है, इजी है पेपर। मतलब पहले जो पेपर था उससे आप पेपर बहुत इजी हो चुका है। ओनली आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है और अपने को पेपर कवर करना है। तो प्लीज सर इस सीरीज को स्टार्ट किया जाए, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो बिल्कुल बच्चों कमेंट लिखना है कि हाँ सर इस सीरीज को हम लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और न्यू है भैया तो इस चैनल का सब्सक्राइब भी करेंगे। चलो तो बेस्ट लक सर आपको इस सीरीज के लिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज DB Shinde for Physics Gyan channel of Mukesh sir. So this is actually the series for English exam class 12th state board, and today is the first session. Okay, it will be better if I interact in English, but as I know there are many students, those who come from semi-English and Marathi medium, so I will mix English as well as Hindi in between, and if possible some Marathi too. Okay, so let us begin our series. बच्चों पहली बात तो ये है, मैं ये एक बात बोल दूं आपको कि 12th स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, साइंस के खास करके, आर्ट्स कॉमर्स के भी, तो उन सब में जो इजी पेपर है या तो जो मोस्ट इजी पेपर है, इजीएस्ट जो है, सो इट इज इंग्लिश, दैट व्हाट आई फील। ठीक है, तो पहले तो आप अपने दिल से इंग्लिश के लिए जो एक डर है वो पहले निकाल दो। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो चाहे वो 12th में हो, so we are learning so that we use it practically in our life. Okay, we use it, especially the languages, English. हमें ये क्यों दिया गया है, क्यों बोला गया है? So nobody is going to ask us grammar, nobody is going to ask us what is noun, adjective, verb, okay, and nobody is going to tell us to transform sentences and all. हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम जब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर ले और जब हम प्रोफेशनल बने, जब हम काम करें, तो हो सकता है कि हमें इंग्लिश में बात करते आनी चाहिए, लिखते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए। कोई अगर हमसे बोलता है तो वी शुड बी एबल टू रिप्लाई, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी स्टडी, वी हैव टू practically use it in our life, and that is the reason we are taught all those things. तो चलो शुरुआत करते हैं इंग्लिश के पेपर से। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि पहले डर तो निकाल दो दिल से, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अगर आप देखो तो काफी इजी है। ठीक है, तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है या तो जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर करें। सेकेंड थिंग, आई विल टेल यू हाउ यू शुड राइट इन एग्जाम। ओके, एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल विल definitely score good marks, and even if possible out of marks. It's possible, though it is language, I think nobody should give you out of marks, but still 90 or 95 is possible. So let us start. Now what we will do in this today's session, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में मैं जहां तक समझता हूं ना कि कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है, जो एप्लीकेबल है सब पेपर के लिए, खास करके लैंग्वेजेस के पेपर के लिए। तो मैं आज से लेके आगे आने वाले कुछ दिनों तक आपको गाइड करूंगा। पहला सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं। सो लेट अस स्टार्ट। I think you all are ready, so let us begin. Okay, so what I need, okay, the first thing, now let us say you people are in examination hall. Okay, what are the things or what are the things we need to practice on or work on? Okay, the first thing I feel
when it comes to presentation. Okay, now this is very important when it comes to language. ठीक है, कोई भी जो इवेल्युएट कर रहा है आपके पेपर को, ठीक है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना, एग्जामिनर जो एग्जामिन कर रहा है वो तो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली देखेगा और प्रेजेंटेशन काफी मैटर करेगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि प्रेजेंटेशन आप अच्छा कर ले। तो प्रेजेंटेशन अच्छा करना है तो उसके लिए करना क्या है, बाकायदा आप क्या कर लो, आप कुछ आंसर शीट्स ला लो, बोर्ड के आंसर शीट्स ला लो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर ले लो, या तो कुछ आपके कई दूसरे माध्यम से आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे तो उन क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करो। सॉल्व करते वक्त मैं जो बोल रहा हूं ना वो चीजें आप याद रखो, ठीक है। तो मान लो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन डेफिनेटली मैटर्स एंड वी विल वर्क ऑन इट, प्रैक्टिकली वर्क ऑन इट, क्योंकि हमारे पास दिन है। तो पहली चीज जो है ना, मान लो कि हमें एग्जाम हॉल में हम चले गए, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने जो भरना था भर दिया, सीट नंबर या तो फिर डेट, सब्जेक्ट का नाम, लैंग्वेज, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन ठीक से भर दिया। मुझे लगता है कि मार्जिन की कोई जरूरत है नहीं, आजकल वो मार्जिन देते हैं, ठीक है। लेट अस से दिस इज पेज, यहां तो मार्जिन दी है, यहां पे मार्जिन दी है, यहां पे मार्जिन की जरूरत शायद नहीं होगी क्योंकि यहां पे भी मार्जिन होती है। अगर मार्जिन होती है तो इसे कुछ भी नहीं करना। लेट अस से दिस इज द फर्स्ट पेज एंड ऑन दिस फर्स्ट पेज व्हाट यू नीड टू डू, पहले तो ये मान लो कि ये है मार्जिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर है, क्वेश्चन नंबर 1 और ए, इसे ये ब्रैकेट, तो यहां पे मैं ये कहूंगा प्रेजेंटेशन के लिए ये ब्रैकेट मेंटेन करो, ये ब्रैकेट चेंज मत करो। ये आपने ब्रैकेट चुन लिया, आप कोई भी ब्रैकेट चुन लो, पर जो ब्रैकेट आपने डिसाइड कर लिया है उसे रखो और सीधा इसी के सामने आपको आंसर लिखना है, इसी के सामने आंसर लिखना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ए है, इसमें पहला जो है वो ए है, तो इसमें आप ब्रैकेट चेंज कर दो इसको और इसके सामने सीधा आंसर लिखो। यहां पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर, यहां पे कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है कि जो क्वेश्चन होता है ना वो नहीं लिखना है, उसमें तो टाइम जाएगा और दिखने में भी खराब दिखेगा। यहां पे सीधा ए लिखो, इसके सामने आंसर लिखो फुल सेंटेंस में, क्योंकि मुझे जहां तक पता है ना, शुरुआत जब होती है तो 3 चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है ट्रू और फॉल्स, दूसरा हो सकता है आपको फिलिप्स, और हो सकता है तीसरा आ जाए आपको मैच द फॉलोइंग। ओके, तो ये तीनों चीजें अगर आती है तो देखो मैच द फॉलोइंग आती है तो स्केल और पेंसिल का यूज करो, टेबल बना लो, ए साइड में पूरा लिख लो। फॉर एग्जांपल लेट अस से ट्रू और फॉल्स आता है, तो ट्रू और फॉल्स आता है तो मान लो ये एक एग्जांपल देता हूं। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। Okay, New Delhi is the capital and question is true or false. So we have to write this full sentence and then we have to write true. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रू लिख देंगे, तो ये नहीं करना है, फुल सेंटेंस लिखो। सेंटेंस लिखते समय जो बेसिक चीजें हैं कि भाई कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी है, एंड करना है, अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप से। क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाएगा जब क्वेश्चन होगा, तो एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, इसके सामने मैंने लिख दिया ट्रू, बाद में मैंने ये लाइन छोड़ दी, ले लिया बी, दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, आंसर लिख दिया इसके सामने। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स अगर होता है तो। मान लो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे अगर यहां पे फिलअप है तो फिलअप में भी पूरा सेंटेंस लिख दो और स्केल और पेंसिल लेके इसको अंडरलाइन कर दो, ये आंसर मान लो। तीसरी चीज, अगर उसके बजाय अगर आपको हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग दे दिया है तो टेबल बना लो फटाक से। टेबल बन गया, ग्रुप ए या तो जो भी दिया है वो लिख दो, ग्रुप बी 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 और 4 जो भी दिया है वो, जो दिया है वही, ये दिया है तो अल्फाबेट, ये डिजिट दिया है तो डिजिट। फिर इसको
एक लाइन छोड़ के ये एक वन साइड के पूरे लिख लो, ये पूरे लिख लो, क्योंकि ये तो गलत होने नहीं वाले, गलत तो ये होंगे, मैच तो इनको करना है, तो ये लिख लो, बाद में इसके सामने आंसर लिखो, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि फर्स्ट पेज मैटर्स, फर्स्ट पेज इज इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज एग्जामिनर को चाहिए कि भाई जो मेरे सामने पेपर आ रहा है ना वो साफ सुथरा हो, ठीक ठाक हो, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको करना है। और कई बच्चे क्या करते हैं कि इसके सामने लिख देंगे ट्रू और फॉल्स, वही जरूरी नहीं है, और यहाँ पे ए कर देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे ये, या तो ये करेंगे, ये करने की जरूरत है, ये काफी प्रेजेंटेशन को खराब कर देगा, तो ये करने की जरूरत नहीं। बच्चों याद रखना, ये कर लो, आंसर लिख दिया, एक लाइन छोड़ दो, बी करो, आंसर लिख दो, एक लाइन छोड़ दो, सी करो, आंसर लिख दो, एक लाइन छोड़ दो। काफी अच्छी तरह, काफी बड़ा पेपर है, ठीक है, काफी बड़ा पेपर है, उसमें हमें काफी जगह मिलती है, काफी पेजेस मिलती है, सप्लीमेंट्स भी मांग सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल छोटा छोटा लिखे, ठीक है, खुल के लिखो। चलो, उसके बाद में हम आ जाएंगे फिर से प्रेजेंटेशन पे। नो व्हाट डज प्रेजेंटेशन मीन्स, कि प्रेजेंटेशन में इतना ही है क्या? नहीं, प्रेजेंटेशन में तो बहुत सारी बातें आएगी, तो बहुत सारी बातें आएगी तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो बच्चों, पहली चीज तो हम जिसको डेफिनेटली जो मैटर करती है वो है आपकी हैंडराइटिंग। डेफिनेटली लैंग्वेज जब है तो हैंडराइटिंग मैटर करेगी, है ना। रहने दो, ईमेल का जमाना है, डिजिटलाइजेशन है, सब है, पर जहां तक और जब तक रिटन एग्जामिनेशन सिस्टम है, हैंडराइटिंग मैटर करेगा, खास करके लैंग्वेज में। तो हैंडराइटिंग अगर आपका अच्छा है तो आपको वैसे ही एडवांटेज है, अगर नहीं है तो मैं जानता हूं कुछ दिनों में आप थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट उसे ला सकते हैं। हैंडराइटिंग क्यों खराब होता है? देखो बच्चों कि भाई स्ट्रोक, हम जो स्ट्रोक यूज करते हैं ना वो गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रोक जो है ना वो या तो ये होना चाहिए सीधा, या तो फिर ये होना चाहिए, या कुछ बच्चे इस तरह से भी कर देते हैं, तो ये तो प्रेफर नहीं करो, ये सबसे बेस्ट है, ये भी चलेगा। पर कई बार क्या करते हैं बच्चे कि भाई मान लो ए मैंने ऐसे लिख दिया सीधा, फिर बी मैंने इस तरह से लिख दिया और डी मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये हैंडराइटिंग को खराब कर देगा। तो ये नहीं करना है, कोई भी एक स्ट्रोक से आप लिखो, सिर्फ 20 दिन 20 दिन आप एक स्ट्रोक यूज करके लिखो, प्रैक्टिस करो, एक पेज लिखो सिर्फ, हैंडराइटिंग डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, एक काम में आएगा। डेली एक पेज लिखना है, एक स्ट्रोक यूज करके, 2 स्ट्रोक यूज करके नहीं, और स्पीड भी है ठीक रखो, क्योंकि 3 घंटे आपके पास में, 3 घंटे, और जहां तक मैं जानता हूं ना आराम से पेपर ये खत्म हो जाना चाहिए 2 घंटे में, इतना टाइम है, क्योंकि इंटरनल है, ओके। तो 3 घंटे काफी है, ओके, 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है, ओके। सो डोंट वरी फॉर टाइम, टेक योर टाइम, राइट नीटली। एक ये उनको बता रहा हूँ कि जिनका हैंडराइटिंग नहीं, क्योंकि हैंडराइटिंग काम करने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अगर करोगे एक स्ट्रोक यूज करके, डेफिनेटली आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा। दूसरी बात हैंडराइटिंग में है वो फॉन्ट है, फॉन्ट। तो फॉन्ट क्या होता है कि हमने मान लो ए इतना लिख दिया, फिर बी मैंने काफी बड़ा लिख दिया, फिर मैंने सी और छोटा लिख दिया, तो ये फॉन्ट चेंज हो रहा है। फॉन्ट चेंज मत करो, फॉन्ट ना लगभग 12 का फॉन्ट रखो, और सब फॉन्ट सेम ही होना चाहिए, मान लो ए बी सी, इस तरह से ये फॉन्ट होना चाहिए, ताकि ये हैंडराइटिंग आपका अच्छा दिखे। और तीसरी मेजर चीज है इसमें, जो 2 शब्दों के बीच में जो स्पेस है ना, 2 वर्ड्स के बीच में, द स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस से राम इज, ओके, वेरी, ओके, नाउ दिस इज ऑलमोस्ट सेम स्पेस, ठीक है। नेचुरली ये हमारा जब हाथ उठता है ना तो यहां गिरता है, यहां से उठता है यहां गिरता है। तो कई बार क्या होता है कि हमने लिख दिया राम इज, ये वेरी आ गया, तो ये भी आपका प्रेजेंटेशन खराब कर देगा। तो ये चीजें हैं जो हैंडराइटिंग मैटर करता है, और ये आप प्रैक्टिस अगर करोगे, ठीक है। एक पेज ले लो, फुल स्केप नहीं, छोटे नोटबुक का पेज ले लो, उसके ऊपर अच्छा सा पेन लेके, जो आप एग्जाम में यूज करने वाले हो, एग्जाम के पेन यूज करना भी शुरू कर दो, उसका ग्रिप की आदत हो जाएगी आपको, स्पीड भी ठीक आएगा। तो वो पेन लेके एक पेज डेली लिखना है सिर्फ। देखो कि मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता प्रिपेयर कैसे करें, ओके। और इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, नहीं, पढ़ते नहीं रहना, ये लैंग्वेज है। सेकंड थिंग, हमारी जो एग्जाम है वो रिटन है, तो आखिर में हमें जाके लिखना ही है। जब लिखना ही है तो पढ़ के कैसे चलेगा, हमें लिखना पड़ेगा। सो I would request you to write at least a page, and this will definitely help you when you appear for your exam.
Okay, let me rub this. Okay, what is the second thing? Second thing I do believe is very important, and it is the certain basic rules. Okay, for example, I have seen students, like when we begin a sentence is a what? Sentence is a group of words. No, sentence. When we say sentence, what is sentence? Sentence is a group of words. Before sentence there are words, and before words there are alphabet. Okay, there are alphabet. So by using alphabet we frame words. By using these words we frame sentence. Now when we say sentence, we have different types of sentences, but normally a sentence starts with capital letter. Okay, sentence will start with capital letter and will end with punctuation mark. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क होना ही चाहिए. कई बार हम पंक्चुएशन मार्क नहीं दे देते, पंक्चुएशन मार्क छूट जाता है. कई बार हम कैपिटल जो है वो शुरुआत में नहीं कर पाते, भूल जाते. में भी आदत नहीं होती साइंस के बच्चों को. ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस. ओके, नाउ सेंटेंस ना फ्रेज अगर है तो फ्रेज वी डोंट नीड टू फॉलो दिस, बट इन ए सेंटेंस we need to start sentence with a capital letter and we need to end with punctuation mark. For example, he plays well. Okay, full stop. ये नेचुरली हो जाना चाहिए, तो ये आदत लगाओ. एच कैपिटल आ गया, पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप आ गया इधर, है ना. सेकंड अगर क्वेश्चन है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क या तो फुल स्टॉप या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी जरूरी है वो आपको करना है. तो सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड थिंग इज कैपिटल लेटर एंड punctuation marks. Wherever necessary you need to. Suppose if in between in a sentence, if you write a proper noun, then definitely we need to. Like for example, compare to India, China is developing rapidly. Now China ये प्रॉपर नाउन है तो मैंने चाइना का सी कैपिटल कर दिया. इंडिया प्रॉपर नाउन तो इंडिया का सी कैपिटल आई कैपिटल कर दिया. कंपेयर तो सेंटेंस में आ रहा है फर्स्ट, तो सी कैपिटल हो गया. सो दिस बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. wherever you write, wherever you come across this proper noun, you need to follow that. Okay, follow the rules of capital letter and small letter. Okay, so let me write down the second one, capital and small letter. उसके बाद में मैंने आपको बोला पंक्चुएशन मार्क, शायद आपको पता होगा पंक्चुएशन मार्क्स, इसके बारे में भी सेशन होगा जो जरूरी है खास करके ग्रामर में. और फोर्थ मैं बोल देता हूं कि ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है? फॉर एग्जांपल आपको एक पार्ट है शायद स्पॉटिंग एरर्स और स्पॉट द एरर. ओके, स्पॉट द एरर is the same grammatical. For example, like if a sentence is given, okay, they is not coming today. Now this is the sentence, they is not coming today, and they will definitely tell you to spot the error. What is the error? Very simple, this is the error. So this is the error of subject verb agreement. Because subject is plural and the verb which is given is singular. Okay, whereas in English अगर subject singular है तो verb भी singular चाहिए, अगर subject plural है तो verb भी plural चाहिए. इस तरह से ये grammatically sentence हमारा correct होना चाहिए. इतनी 4 बातें आप जरूर याद रखें. Okay, so these are the 4 things. First is handwriting. Second is capital and small letter, punctuation marks, grammatically correct sentences or sentence. Okay. Now let me move towards the next part, and before that let me tell you that what you need to do. Now you need to do this practically. देखो बच्चों,
मेरी कोशिश है कि भाई मार्क्स तो एक दिन के हैं, मार्क्स तो एक कागज है। मेरी कोशिश है कि जिंदगी भर आपका ये हैंडराइटिंग आपके साथ रहे। आप आगे जाके जब जॉब करो तो आपके हैंडराइटिंग से आपकी पहचान होनी चाहिए। सही, ईमेल तो है, ईमेल होने के बावजूद भी कई बार हमें लिखना पड़ता है। ईमेल तो कर देंगे, फिर भी लिखना पड़ेगा। जब लिखना पड़ेगा तो ये सब मैटर करेगा। तो मेरी कोशिश है कि भाई आप एग्जाम के दिन ही नहीं, आगे जाके भी इस चीज को इतना अच्छी तरह कर लो कि आपको आगे जाके ये काम में आए। आखिर हमें सिखा रहे, हम ये क्यों सीख रहे हैं? उसका मकसद ही वो है कि जिंदगी में ये हमें प्रोफेशनली काम आए, इसलिए हम सीख रहे हैं। ओके, एंड स्पीकिंग इज the easiest part. Speaking is the easiest part, but right now we won't insist on speaking. Right now let us concentrate on this, how to write the paper. Okay, this is fine. So handwriting, capital and small letter, जहाँ जरूरी है कैपिटल वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल वहाँ स्मॉल, पंक्चुएशन मार्क जो जरूरी हो होना चाहिए, और ग्रामेटिकली सेंटेंसेस आपके करेक्ट होने चाहिए। चले आगे। ओके, नाउ पेपर जो है, पेपर में होता क्या है? पेपर में तो एक तो पहले बात होगी कि भाई ब्रीफ आंसर्स है, ठीक है, ब्रीफ आंसर्स। फिर कुछ जगह पे वन वर्ड है, वन वर्ड आंसर्स है, वन वर्ड आंसर्स है। कुछ जगह पे स्टेटमेंट्स है जिसमें हमें ट्रू या तो फॉल्स बताना है। ओके, तीसरा जहां पे मैच द पेयर है या तो मैच द फॉलोइंग है। चौथा, फिफ्थ जहां पे फिलिप्स है। सिक्स्थ लेटस से लॉन्ग आंसर से। और सेवेंथ है जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें कई तरह के। अभी आप एक बात बता दो मुझे कि भाई आपको स्पीच क्यों दिया है, क्यों दिया है, वो क्या मकसद, क्या मतलब क्या है? देखो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसलिए सिखाया जा रहा है कि वो आगे जिंदगी में आपको काम आने वाला है। अगर आप वो ध्यान में रखें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे स्पीच बोला गया है लिखने के लिए, क्योंकि हमारी जो परीक्षा पद्धति है वो है हमें मजबूर कर रही है कि रिटन एग्जाम दे। भाषण तो लिखा नहीं जाता, भाषण तो दिया जाता है। जब मैं बोलता हूँ राइटिंग सेक्शन, इसमें जब हमको बोला है कि भाई रिपोर्ट लिखो, स्पीच लिखो, ये बाकायदा आपको आगे जिंदगी में काम आने वाला है। जब स्पीच बोला है तो स्पीच हमें देना है स्ट्रेट वे। वी लेट अस से व्हाटएवर द ओकेजन इज, not only formal, even informal, and we have to stand. Good evening, honorable, good evening all of you, honorable guest and all present over here. Myself is so and so. Today is this event and I want to express my views on this. I hope, na? So this is where we start. Okay, there is nothing when we say speech. So writing section जो है, writing section में कई चीजें हैं जिसमें आप याद रखें कि हर जगह आपको टाइटल लिखना है, यानी हेडिंग लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाहर तो कुछ नहीं जा रहा है, इतना ही है। हाँ, एक और बात ऐड कर लो, इसमें वेब है ना, वेब है। वेब इतना इजी पार्ट है, मुझे तो लगता है कि पूरा पेपर ही इतना इजी है। पर पेपर इजी है, मान लो हमने 95 ला भी लिए, 90 ला लिए, 80 ला लिए, पर अगर हम लिख नहीं पा रहे एक सेंटेंस आगे जाके, हम बोल नहीं पा रहे एक सेंटेंस आगे जाके, हम कोई बोल रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे, तो मतलब क्या बन रहा है 90, 85, 70 का। तो मुझे चाहिए कि आप लोग पेपर में तो अच्छा स्कोर करें, उसके बावजूद जब आप 12th पास हो जाओगे और जब कभी नौबत आती है कुछ लिखने की, तो आप 1 नंबर लिखें, आप 1 नंबर बात करें, आप लोग आपके पास देख के बोले कि नहीं, दिस इज व्हाट वी नीड एंड दिस फेलो इज सुटेबल फॉर इट। ओके, सो दैट व्हाट आई फील। अदरवाइज पेपर तो बहुत सिंपल है, ब्रीफ आंसर है, वन वर्ड है, ट्रू और फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, फिलअप्स है, कुछ जगह पे वेब दिया जाएगा, राइटिंग सेक्शन में थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा और कुछ लॉन्ग आंसर्स है। इसके बावजूद पेपर में तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट अस वाइप आउट दिस टू। अब बात आती है
सीन एंड अनसीन एक्सट्रैक्ट, सीन एंड अनसीन। देखो बच्चों, आपके पास एक इंग्लिश की बुक है, ठीक है, मैं नहीं जानता बट होगी उसकी कीमत अराउंड 70-80 रुपए, या तो कम होगी थोड़ी बहुत। तो हर एक के पास वो बुक है। तो वो बुक हर एक के पास इसीलिए है कि हम ये चीज करें, क्योंकि आज का जो पेपर है ना, वो पेपर नहीं है, वो एक्टिविटी शीट है। क्या है वो? एक्टिविटी शीट। इट इज नॉट ए क्वेश्चन पेपर, इट इज एक्टिविटी शीट। And when we say activity sheet, we have to do certain activities. We have to prove, yeah, I know English. I know basics of English. I am able to write, I am able to understand, I am able to read, I am able to grasp, I am able to reproduce it. Okay, so that what is very important. Activity sheet है, वो question paper नहीं है. So सबसे पहले activity sheet या तो फिर language. The first thing you need is reading. Because they will be giving us seen and unseen extract passages. ओके, दोनों तरह के पैसेजेस है बच्चों। जब हमें पढ़ने की ही आदत नहीं है तो ये अनसीन पैसेज है, तो सीन पैसेज आप कैसे पढ़ोगे? तो सेकंड रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई एक नोटबुक ले लो, स्ट्रोक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पंक्चुएशन मार्क, ग्रामेटिकल करेक्ट, अच्छी तरह एक, मुझे लगता है कि एक पेज लिखने में बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगेंगे आपको। तो 10 मिनट वो आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव कर देगा, प्रेजेंटेशन में काम आएगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग। अभी भी दिन है, रीडिंग की आदत लगाओ, क्योंकि आपको पढ़ना है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट दिया है, एक्सट्रैक्ट में सब आंसर्स है। इतना इजी पेपर है कि लगभग चाइल्ड सेंटर्ड पेपर है, आपको आंसर बिल्कुल खुल के बताया गया है, फिर भी आप नहीं पता, हमें नहीं पता चलता कि आंसर क्या है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भाई पेपर आप हम पेपर नहीं समझ रहे, हम क्या कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंस है ना वो लैंग्वेज स्टडी को दे रहे ज्यादा। लैंग्वेज स्टडी एक ऐसी चीज है ना जिसमें टेक्सचुअल ग्रामर है और आउट ऑफ टेक्स्ट ग्रामर है। पर अगर ग्रामर अगर हम देखें तो काफी कम वेटेज है, ज्यादा वेटेज तो ये राइटिंग स्किल में आ रहा है, ठीक है। तो रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इंग्लिश की बुक पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा सीन और अनसीन दोनों एक्सट्रैक्ट। अगर आप पढ़ने ना, पढ़ना ये तो फर्स्ट स्टेज है, पढ़ पाना। मैं समझता हूं कि आप सब लोग पढ़ पाते होंगे, अगर नहीं कम ज्यादा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में आप पढ़ अच्छे, अगर रोज आधा घंटा भी पढ़ लो तो पढ़ना आपका इंप्रूव हो जाएगा, स्पीड भी इंप्रूव होगा और ग्रास भी कर पाओगे, ठीक है। अगर पढ़ पाते हो ना तब जाके इनके आंसर्स मिलेंगे, पढ़ नहीं पाते हो तो आंसर्स नहीं मिलेंगे। पढ़ पाते हो तो कॉम्प्लेक्स है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, वो फैक्ट पे बेस्ड है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना जो भी छोटे मोटे है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैसेज है, इसमें जो दिया है इसके ऊपर ही बेस्ड वो क्वेश्चन है, वो बाहर से नहीं है, आंसर आपका इसमें ही है, आप मन से नहीं लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? जो पैसेज दिया है और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसके ऊपर है। पर एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखो ये एक्टिविटी है, वो टेस्ट कर रहे कि आपको इंग्लिश कितनी आती है ना। क्या आप जब 12th हो जाओगे तो आपको, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, काम करती हर जगह पे चलेगी, तो उनको चाहिए कि भाई आप उस काबिल हो क्या, आप इंग्लिश में बात कर सके होगे क्या, बेसिक आपको आता है क्या, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहां पे आपको पर्सनल ओपिनियन पूछा है, एक पर्सनल ओपिनियन देना है आपको, दोनों में भी आएगा, सीन में भी आएगा, अनसीन में भी आएगा। अभी पर्सनल रिस्पॉन्स ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ओपिनियन जानना है। तो ओपिनियन जब आपको देना है तो यहां पे क्या है कि व्हाट डू यू फील अबाउट टुडेज एजुकेशन सिस्टम। ओके, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो एग्जांपल है एजुकेशन सिस्टम। ओके, अभी मैंने भी क्या किया, प्रैक्टिकली मैं क्या कर रहा हूं कि शुरुआत कर रहा हूं कैपिटल लेटर से, एंड कर रहा हूं पंक्चुएशन मार्क से। क्वेश्चन था तो पंक्चुएशन मार्क डाल दिया क्वेश्चन, तो जो पहले बताया वो याद रखो। ओके, नाउ यहां पे हर एक का ओपिनियन अलग है, काफी इजी आंसर है। व्हाट डू यू फील अबाउट टुडेज एजुकेशन सिस्टम। अगर इसका आंसर हमें लिखना है तो मान लो आंसर मैंने यहाँ पे ये रब करके लिख देता हूं मैंने बोला ही जैसे आंसर, ये आंसर या तो फिर ये, या तो ये नहीं करना है, सीधा वो भी क्वेश्चन है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन है सेकंड, तो इसके सामने लिख रहे हैं आई फील
today's education system needs few changes such as, तो इसमें है ही नहीं कुछ, पर्सनल रिस्पॉन्स पक्के मार्क आपको दे देगा, पर कब दे देगा, कब दे देगा, क्योंकि यहां पे क्या टेस्ट हो रहा है, यहां पे ये टेस्ट हो रहा है कि भाई आप मन से लिख सकते हो क्या। अगर लिख सकते हो तो मैंने जो पहले चीजें बोली, हैंडराइटिंग है, कैपिटल स्मॉल लेटर है, ग्रामेटिकल करेक्शन है, या तो फिर पंक्चुएशन मार्क है, वो आप फॉलो कर रहे हो क्या, बाकी क्या टेस्ट हो रहा है, वही टेस्ट हो रहा है। तो बहुत जरूरी है रीडिंग के बाद में आप कुछ लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो। आप लिखो, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस लो, लिखो, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन 10-20 ले लो, हर रोज 5 क्वेश्चंस कर लो क्वेश्चन, तो आपको आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी करो, ये भी करो। मान लो आप क्या करो कि पैसेज ले लो, पैसेज पढ़ो और वो पैसेज सॉल्व करो, उसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। वोकेबलरी में क्या आ जाएगा, वोकेबलरी में भी क्या हो रहा है, देखो अभी कोई नहीं पूछेगा हमें, जब हम प्रैक्टिकली 12th पास हो जाएंगे, जॉब करेंगे, तब कोई नहीं पूछेगा कि भाई नाउन का मतलब बताओ, प्रोनाउन बताओ, ये चेंज करो, चेंज वॉइस करो, कोई नहीं पूछेगा। हमें चाहिए कि भाई हमारे पास वोकेबलरी चाहिए, ठीक है। वोकेबलरी क्यों चाहिए, वोकेबलरी जब होगी, जैसे मैंने बोला अल्फाबेट है पहले, फिर बाद में वर्ड है, फिर बाद में सेंटेंस है, तो वर्ड होंगे तो ही सेंटेंस बनेंगे, तो वोकेबलरी है। तो वोकेबलरी में क्या है कि भाई वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको वर्ड फॉर्मेशन। और उन्होंने तो इतने क्लू दे, वो बहुत सारे क्लू देते हैं, क्लू में आपको ही पता चल जाएगा कि वर्ड फॉर्मेशन कितना इजी होता है, ऑप्शन देते हो, ठीक है। पर मेरी कोशिश है कि भाई आप 12th पास कर लोगे अगर मान लो थोड़ी अच्छी तरह इंग्लिश सीख जाओ ना, तो जो आपका एग्जाम है आगे जो आप एग्जाम देना चाहोगे, जैसे मैंने कल के मेरे सेशन में बताया था कि भाई बहुत सारी एग्जाम से आप दे सकते हो, जिसमें हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम में इंग्लिश है, हर एग्जाम में इंग्लिश है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, वहां जाके ये सब आपको काम में आएगा। मान लो वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन में क्या है कि भाई वर्ब से एडजेक्टिव तैयार कर दो, एडजेक्टिव से नाउन तैयार कर दो, एडवर्ब तैयार कर दो, ये है वर्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये है ब्यूटीफुल। अभी ब्यूटीफुल ये वर्ड दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई इसका नाउन फॉर्म बना दो, नाउन फॉर्म बना दो। अगर हमें प्रैक्टिस है तो हम बना पाएंगे, अगर वर्ड पता है तो बोल देंगे, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं। तो ब्यूटीफुल है, ये हमें पता है कि फुल से ज्यादातर जो भी वर्ड्स एंड होंगे वो एडजेक्टिव है, फुल से वर्ड जो एंड होगा वो एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन फॉर्म है ब्यूटी, ठीक है। वर्ब फॉर्म है ब्यूटीफाई और इसका एडवर्ब रहेगा ब्यूटीफुली। तो ये काफी आसान है, पर मेरी कोशिश है कि ये जाके आपको आगे हेल्प करे। हो सकता है किसी बच्चों को लगे कि चलो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करूं, स्टाफ सिलेक्शन का प्रिपरेशन करूं, या तो किसी डिफेंस के एग्जाम को दे दूं, तो ये सब आपको काम में आएगा। वर्ड फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात इसमें होगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स and synonyms. Antonyms is second है कि antonyms and synonyms. Antonyms means opposites and synonym means similar words. So they give you certain words and they tell you to convert it, है ना? So this is also definitely not at all difficult. Antonyms and synonyms, they too are easy. Okay, we know that each and every हर शब्द का, हर वर्ड का अपोजिट होगा, हर वर्ड का सिमिलर वर्ड भी होगा। तो ये भी चीज जो है वो काफी डिफिकल्ट है। अगर सीन पैसेज है, वो डायरेक्शन दिया होता है कि भाई पैसेज में से वर्ड ढूंढ के लिखो या तो फिर अपने मन से लिखो, तो दोनों भी चीज हो सकती है। सो वोकेबलरी जो है ना वो प्रैक्टिस करके आएगी, तो बेसिक जो आपके पास जो भी स्टॉक होगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का, उनको एक बार देख लो, लिख लो, है ना, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हो जाएगा। जब हम अभी थोड़ा आगे जाएंगे, इसमें फिर और भी चीजें हैं, होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, ठीक है। इसके अलावा वोकेबलरी में कई चीजें और आ जाएंगी। इसके बाद में आप अगर जब पोएट्री में सोचोगे, तो पोएट्री में क्या है कि मैंने देखा है कि दे टेल यू टू कंपोज सर्टेन लाइंस कंपोज करने पोएम की। उनको देखना है कि आर यू एबल टू
कंपोज फ्यू लाइन्स, आर यू एबल टू राइट? ओके, सो मान लो कि भाई स्काई एंड दे टेल यू टू कंपोज फ्यू लाइन, अभी पता नहीं है, बस अपना पोएट की तरह कंपोज कर दो. स्काई लाइज हाई, ओके, स्काई लाइज हाई, I feel, I be there. So they know that you are not poet. Only they want that you should you should compose few lines related to the title that is given to you. तो यहाँ पे भी और यहाँ इसमें क्या होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा फिर राइमिंग वर्ड्स होंगे. राइमिंग वर्ड्स है, शायद आपको पता होंगे. राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग पेयर्स. सेकंड है फिर राइमिंग स्कीम. फिर होगा फिगर ऑफ स्पीच, जो काफी इजी है. फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस है. ठीक है, ये तीनों पोएटिक डिवाइसेस है. इससे बाहर क्या आएगा पोएम में? और अप्रिसिएशन है, जो काफी इजी है. अप्रिसिएशन आपने तो किया, 10th में भी किया होगा. अप्रिसिएशन है, तो समरी, अप्रिसिएशन, ये सब राइटिंग वाला पार्ट हो गया. जिसको लिखते आ रहा है, जिसने लिखने की प्रैक्टिस की है, वही कर पाएगा. इसके बावजूद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है राइटिंग. इसमें आपको काफी स्कोर करने के चांसेस है. और इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर मैं सेपरेट से सीरीज लूंगा आने वाले 5-6 दिनों में. और कोशिश ये रहेगी कि भाई आपका स्पीच, रिपोर्ट, या तो फिर जो भी चीजें हैं, अपील, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, ये सब इतनी अच्छी तरह आप कर ले कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है. और मैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि बच्चों, मान लो आने वाले दिनों में मैंने अभी जितना भी बोला, आप अगर उतना कर लेते हो तो डेफिनेटली 101% योर स्कूल विल इंप्रूव. बट मैं उसके आगे जाके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों, दिस इज द सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, एंड बेटर यू शुड try to get command over it. Okay, so definitely we will meet tomorrow itself, and we will continue with separate topics where I will try to make English very easy for you and prove whatever I have written. I will try to prove it right, and I hope you like the session today and tomorrow also, and you do what I say. Okay, once again I thanks Mukesh Nayak sir for inviting me. थैंक यू सर, बहुत सारा Thank you so much, sir. सर ने हेल्प की है. सबसे मेन एक बात बताता हूं बच्चों कि इस साल जो आपका क्वेश्चन पेपर वो एक्टिविटी बेस है. मतलब आपको कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं, कुछ भी नहीं. आपको आगे भी लाइफ में उसका बहुत सारा यूज हो सके. आप लोग राइटिंग सेक्शन में जितना है ना, वो उनको लिखना ही है. मान लो स्पीच लिख लो डेली, एक स्पीच, एक रिपोर्ट. मतलब क्या है कि आपको डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें लिखनी है. मतलब ये नहीं है कि बुक्स लेनी है, जैसे फिजिक्स जैसे डेरिवेशन करो, बायोलॉजी की डायग्राम याद करो, कोई डेफिनेशंस करो. ऐसा रट्टा बिल्कुल मारना नहीं है. आपको डेली लाइफ में चलते एजुकेशन बोर्ड की कोशिश है कि भाई ये बच्चे जब प्रैक्टिकली लाइफ जिए तब इनको ये चीज काम में आए. हो सकता है कि पेपर का मेन उद्देश्य है, यही हमारा एम है. मतलब एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड ये कह रही है बच्चों को कि यार आप लोग जो पढ़ते हो ना, वो डेली लाइफ में यूज ही नहीं करते, तो क्या काम करें. यूज करने के लिए आपको ये लैंग्वेज तैयार की गई है. तो सर आपको एक्टिविटी बेसिस पे हर चीज बताने वाले, ग्रामर बताने वाले, राइटिंग स्किल बताने वाले, पोएट्री सेक्शन बताने वाले, हर चीज. मेल कैसे सेंड करना चाहिए, इस बात पे भी चर्चा करेंगे. सर पिच कैसे लिखना चाहिए. तो ये सीरीज सर स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम लोग सब लोग तैयार है. और आपको ज्यादा नहीं बच्चों, में एक बात बोलूंगा, आपको 10 लेक्चर के कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे. हाँ, एक 5-6 सेशन. हाँ, 6 सेशन, मतलब आज का पकड़ के एक 7 होंगे ज्यादा से ज्यादा. 7 सेशन में आपको 90 क्रॉस करने का मौका मिल रहा है. और क्या होना चाहिए. और ये भी बता दूंगा कि कॉम्पिटिटिव का इंग्लिश है ना, जो हो सकता है कि 12th के बाद आप एग्जाम दे सके, तो उसका भी पैटर्न बता दूंगा. हो सकता है आप छुट्टियों में और उसके ऊपर वर्क करो, तो हो सकता है कि आगे जब एग्जाम दोगे तो पास होकर नौकरी लग जाओगे. तो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी.